Object mass m start from rest from origin along x-axis with constant power p. Then relation between velocity and distance. तो देखो पावर मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv बाय dx इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पावर जो कि कांस्टेंट है। तो यहां से v स्क्वायर dv इक्वल टू पावर इंटू dx बाय मास, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा v क्यूब और ये हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, v क्यूब बाय 3 और यहाँ हो जाएगा इंटू पी बाय एम, तो ये कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v क्यूब प्रोपोर्शनल टू हो गया x या फिर v प्रोपोर्शनल टू x पे पावर 1/3। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन। Pump used to deliver water at certain rate from the given pipe. हाइलाइटेड सवाल है। Pump used to deliver water at certain rate from the given pipe. To obtain n times water from the same pipe in same time, then by what factor पहला नंबर 1 force of motor increased, दूसरा power of motor increased। लगाएं तो जरा सा दिमाग। देखो मैं बनाता हूं, कह रहा है एक पाइप है जिससे वाटर फ्लो हो रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है विद वेलोसिटी v, वाटर फ्लो हो रहा है। तो पानी के फ्लो होने का रेट मतलब रेट dm/dt, कितना अमाउंट ऑफ मास पर सेकेंड फ्लो हो रहा है वो है dm/dt। तो m का मतलब मास का मतलब हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मान लीजिए dt टाइम है, तो dt टाइम में जो लेंथ कवर किया गया वो हो जाएगा v इंटू dt। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो ये जो m है उसके जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ मतलब v dt, ये हो गया dm। ठीक है, तो dm/dt की अगर बात करूंगा तो यहाँ से dt गायब हो जाएगा, रो इंटू a इंटू v। ठीक है, तब देखो हमको सेम पाइप से वाटर के फ्लो को बढ़ाना है, तो क्या डेंसिटी बदलेगा?
क्योंकि पहले भी वाटर है, बाद में भी जो सेम पाइप है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों तो सेम ही है। अब अगर इसे बढ़ाना है तो क्या बढ़ेगा, v बढ़ेगा, दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले dm/dt अगर x है और उसे n टाइम्स करना है तो बाद में n टाइम्स वेलोसिटी होनी चाहिए, बराबर। मतलब ऐसा हुआ कि dm/dt का रेट को अगर बढ़ाना है कितना टाइम करना है, n टाइम्स ऑफ dm/dt करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले की वेलोसिटी v थी तो बाद की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, nv। ये बात समझ में आ गई आपको। प्रोपोर्शनल मतलब अपन इसे प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, n इंटू वी। मतलब अगर हमको रेट ऑफ वाटर का फ्लो बढ़ाना है तो वेलोसिटी को ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर n टाइम्स रेट करना है वाटर के अमाउंट n टाइम्स हमको पर सेकेंड ज्यादा चाहिए, इसका मतलब वेलोसिटी को भी हमको n टाइम्स करना पड़ेगा। ये बात, पहला सवाल तो यही हो गया। तो हो सकता है आपको, मैंने अभी पूछा नहीं लेकिन सवाल में पूछ लेता कि वेलोसिटी को कितना फैक्टर से इंक्रीज करा जाता है, तो आंसर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है। फिर बाद में 2 सवाल मैंने इसमें पूछा हूं, फोर्स और पावर। तो अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो dv/dt। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैं v को अलग रखता हूं तो ये हो जाएगा dm/dt। तो फोर्स में वेलोसिटी भी आ रहा है और dm/dt भी आ रहा है, बराबर। 2 टर्म आ रहे हैं ना, कौन कौन आ रहे हैं फोर्स में, वेलोसिटी और dm/dt, ये है फोर्स, बराबर। तो अगर हमको n टाइम्स मतलब ज्यादा चाहिए अमाउंट ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी को कितना करना पड़ेगा, मतलब नया वाला फोर्स के लिए हमको यहाँ पर v के जगह क्या लिखना पड़ेगा, nv, बराबर। और dm/dt की जगह क्या रखना पड़ेगा, ये dm'/dt। तो उसके लिए एक बार और आएगा n इंटू dm/dt। तो पहले वाला v, पहले वाला dm/dt, तो पहले वाला फोर्स, इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, n² टाइम्स ऑफ फोर्स। क्या ये बात आपको समझा। तो फोर्स में जो रिलेशन हो गया वो किसका हो गया, n² का हो गया। जमा क्या, हाँ। अब पावर का रिलेशन, तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स पहले से ही समझ में आ गया कितना टाइम्स। तो इसके लिए पावर p' अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ पर n² f लिखेंगे, बराबर। और v को लिखेंगे इंटू n इंटू वी, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n³ इंटू p, बराबर। तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n³। मतलब इस सवाल के 3 आंसर हो सकते हैं, पूछा सवाल पे डिपेंड करेगा पूछा क्या गया है। अगर बोला जाए कि वेलोसिटी ऑफ वाटर को किस तरीके से बढ़ाया जाए तो आंसर क्या है, n टाइम्स बढ़ाया जाए। पूछा जाएगा फोर्स का आंसर बताओ, फोर्स को किस फैक्टर से बढ़ाया जाए तो n²। और पूछा जाएगा पावर को किस फैक्टर से बढ़ाया जाए तो n³, बराबर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें पूरा। If the force applied is F, if the force applied is F, then velocity gained is V. Average power developed is, average power developed is. तो शुरुआत में मान लीजिए 0 है तो बाद में वेलोसिटी कितनी होगी, v। तो शुरुआत में पावर हो जाएगा 0, बाद में पावर हो जाएगा f इंटू वी। तो दोनों का एवरेज बाई 2, 0 प्लस f इंटू वी बाई 2। आंसर हो गया एवरेज पावर fv बाई 2। कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, इस पे फोर्स लगाया f, बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई v, फोर्स लग रहा है f। तो यहाँ पर पावर 0, यहाँ पर पावर f इंटू वी। तो एवरेज पावर 0 प्लस f इंटू वी बाई 2। नेक्स्ट बोलो। फोर kg moving with a speed 40 meter per second along the inclined plane
4 kg moving with speed 40 meter per second along the inclined plane 1 in 40 along the inclined plane 1 in 40. Efficiency is 50%. Efficiency is 50%. Then power required is मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूं, कहीं पर ऐसा रहेगा 1 in x, इसका मतलब होता है साइन थीटा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1 in x, 2 in x। 1 in x का मतलब साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/x। 2 in x इसका मतलब हो गया साइन थीटा की वैल्यू 2/x। मतलब ये वाला 1 है और ये वाला x है, ऐसा। तो इस सवाल में 1 in 40 वाला है, इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 40 है। तो हमेशा ये वाला चीजें ध्यान रखना। 1 in x का मतलब यही होता है कि वो साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। बहुत सारी जगह यूज हो सकता है, ये फ्रिक्शन में यूज हो सकता है, न्यूटन्स लॉ में यूज हो सकता है, वर्क पावर में यूज हो सकता है। जहां जहां इंक्लिनेशन के केस बनेंगे वहां वहां ये कंसेप्ट यूज हो सकते हैं। 1 in x। तो आप निकाल पाएंगे, एक ऑब्जेक्ट है, इसको v वेलोसिटी से जाना है, तो इधर की तरफ फोर्स लगना है mg sin थीटा। तो अगर हमको इसको v को कांस्टेंट रखना है तो कम से कम इतना फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम mg sin थीटा के बराबर लगाना पड़ेगा। तो पावर की जो जरूरत है वो कितनी है, पहले पावर लग कितना रहा है, तो mg sin थीटा इंटू v इतना लग रहा है, लेकिन इफिशियंसी 50% है। इसका मतलब हम जब जितना लगा रहे हैं उसका आधा ही हमारे काम आ रहा है, तो हमारे काम इतना आना चाहिए। इसका मतलब हमको जरूरत कितने की है, इसके डबल की इसके आधे की, इसके डबल की इसके आधे की, इतनी की जरूरत, मतलब इतना काम में आना चाहिए, इतना डेटा काम में आना चाहिए। उसके लिए जो हम अप्लाई करेंगे वो इससे 2 गुना होना चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी कितना है 50%। मतलब हम जो अप्लाई करेंगे उसका आधा तो ऐसे ही खत्म हो जाना है, तो आधा ही यूज होना है, तो इतना हमको यूज में आना चाहिए। इसलिए हमको जो अप्लाई करना पड़ेगा पावर रिक्वायर्ड में, क्या आंसर आएगा यहाँ पर 2 mg sin थीटा। अब डेटा रख दीजिए आप जो भी है। साइन थीटा की वैल्यू मैंने बता ही दिया हूँ, v मालूम ही है, m दिया हुआ ही। कितना आया, हाँ 80। नेक्स्ट बोलो। हंड्रेड HP मोटर used to moving a car, 100 HP motor used to moving a car with velocity 72 km per hour, with velocity 72 km per hour. Then find the forward force exerted by the engine on the car is. Forward force exerted by engine on car is. तो यहाँ पावर दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, फोर्स निकाल लीजिए आप। F इंटू वी इक्वल टू फोर्स, F इंटू वी इक्वल टू पावर। HP 1 HP 746 वाट होता है।
कितना 3730। नेक्स्ट सवाल, 2 men with weight in the ratio of 5:3. 2 men with weight in the ratio of 5:3 run up staircase in time ratio 11:9. Run up staircase in time ratio 11:9. 11:9. The ratio of power of first to that of second is. The ratio of power of first to that of second is. by 11 आया क्या? पावर मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो डिस्टेंस बाय टाइम, फोर्स मतलब mg, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का रेशियो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का रेशियो। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिख दिया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फोर्स हो गया m इंटू जी इंटू एस बाई टी, प्रोपोर्शनल टू m बाई टी ऐसा। P1 by P2 इक्वल टू M1 by M2 इंटू T2 by T1, 15 by 11 ऐसा ही है ना। अगला पार्टिकल मास m driven by machine gives constant power k, driven by machine gives constant power k, if the particle start from rest, then force on the particle at time t is, then force on the particle at time t is mk by 2t, mk by 2t है। देख, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर बाद टी टाइम बाद वेलोसिटी हो गया मान लेते v, ठीक है। पावर जो है कांस्टेंट अप्लाई है k, तो इसमें जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा k इंटू टी, पावर इंटू टाइम, और वर्क ही हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क हो जाएगा, मतलब हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगा 2kt बाय m का रूट। अब k इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स पूछा है तो k बाय v लगा देंगे, बस आ जाएगा k बाय v की जगह अंडर रूट 2kt और ऊपर में रूट m, तो रूट m k स्क्वायर बाय 2kt।
m/2kt। ऊपर क्या आएगा क्या? हाँ बराबर के ऊपर ही, हम नीचे कैसे लाए? अच्छा इसी सवाल में ये भी पूछ सकता था, एक और पूछा है नीट में कि वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन है? √t, ठीक है। तो हो सकता है आगे फोर्स और टाइम का रिलेशन पूछ ले, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वन kg moving under the action of force 2t I cap plus 3t square j cap then power will be developed at time t is, power will be developed at time t is। हेलो, सर है? हाँ हाँ जी, अच्छा मैं मिलना चाह रहा था, ठाकुर सर बोला था मैं। जी जी, अभी अभी आ जाओ सर। 8 बजे सर। हाँ सर, मेरे को फीस पेड करना था। ठीक है ना सर, 8 बजे। 8 बजे, हाँ 8 जी बजे की भीड़ जी 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 हाँ। आया कितना? 2t³ प्लस 3t के पावर 5। हाँ देखो ध्यान से, पहली बात तो ये फोर्स है, फोर्स को मास इंटू मास तो 1 kg है, तो ये तो 1 हो गया, तो ए की वैल्यू ही यही होगी, ए बोले तो dv/dt। तो यहाँ से dv इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t dt I कैप प्लस 3t स्क्वायर dt j कैप। तो वेलोसिटी यहाँ से आप जो वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे तो फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर इंटीग्रेट करेंगे तो t dt का t स्क्वायर बाई 2, तो ये t स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर I कैप 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t³ बाई 3, तो 3 कैंसिल, t³ j कैप। ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया फोर्स। अब आप पावर निकाल लो, फोर्स डॉट वेलोसिटी करके 2t³ प्लस 3 टू द पावर 5। Next, object mass m accelerate uniformly from rest, accelerate uniformly from rest, accelerate uniformly from rest to velocity v1 in time t1, accelerate uniformly from rest to velocity v1 in time t1. The instantaneous power
delivered to the body as a function of time t is instantaneous power delivered to the body as a function of time t is mv स्क्वायर बाय ना mv नहीं किसी भी इंस्टेंट पे जो पावर है, तो इंस्टेंट पे पावर मतलब उस इंस्टेंट पे फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब फोर्स तो कांस्टेंट ही है, m इनटू ए हो गया फोर्स, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना, इंस्टेंटेनियस पावर होगा किसी भी टाइम t पे। कह रहे ऑब्जेक्ट है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, v1 स्पीड हो गया t1 टाइम में, तो इसका मतलब फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v1 इक्वल टू 0 प्लस ए टी वन, तो यहां से एक्सेलरेशन हो गया v1 बाय t1 बराबर। तो किसी भी इंस्टेंट पे, मान लीजिए कि ये इंस्टेंट t टाइम पे इस वक्त जो फोर्स लग रहा हो, पावर निकालना है, तो उस वक्त का फोर्स इनटू उस वक्त की वेलोसिटी, हाँ कि नहीं? तो उस वक्त का फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू उस वक्त की वेलोसिटी v, तो मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह v1 बाई t1 उस वक्त की वेलोसिटी, तो फिर से ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 ही है, a पहले वाला ही है, a इंटू टी बराबर। तो m v1 बाय t1, फिर a के जगह पे v1 बाय t1 इंटू टी, क्या हो जाएगा m v1 स्क्वायर t बाय t1 स्क्वायर, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। किसी इंस्टेंट पे, हाँ, पर वर्क के रेट को पावर कहते हैं ना, किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो इसीलिए वर्क को हम बोलते हैं कि डिफाइन नहीं है, 0 है, मतलब हम नहीं बोल सकते। बट अगर वो मोशन में है तो इसका मतलब हुआ कि उस इंस्टेंट से पहले भी उसमें मोशन था, उस इंस्टेंट के बाद भी मोशन में रहेगा, तो इसका मतलब उसमें कंटिन्यूअस पावर तो मिल रहा है, तो वर्क होने का रेट तो डिफाइन होगा। ठीक है, वर्क इसलिए डिफाइन नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक इंस्टेंट पे 0 ले लेते, अगर वही इंस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं उस इंस्टेंट पे, इसलिए वर्क 0 ले लेते हैं। कह रहे हैं बॉडी इन रेस्ट undergoes one dimensional motion with constant acceleration. Body in rest undergoes one dimensional motion in constant acceleration. The power delivered to it at time t is proportional to, इसका ऑप्शन लिखिएगा, पावर डिलीवर्ड to it at time t is proportional to, पहला रूट टी, दूसरा t पे पावर 3/2, तीसरा t स्क्वायर एंड फोर्थ t, पहला रूट टी, दूसरा t पे पावर 3/2, तीसरा t स्क्वायर एंड फोर्थ t, t आएगा ना, यही सेम तो सवाल है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये भी a है, ये भी a है, m भी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल टू t, तो p प्रोपोर्शनल टू t।
लिखेंगे पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट undergoes uniform acceleration if speed acquired is v in time t speed acquired is v in time t then the power delivered to the particle is अब ये कह रहा है कि ये पूरे प्रोसेस, यही सेम ही सवाल है पर इंस्टेंट में नहीं पूछ रहा है, ये पूरा प्रोसेस में कितना पावर डिलीवर्ड हुआ ये पूछ रहा है, इस प्रोसेस में कितना पावर डिलीवर्ड हुआ ये पूछ रहा है। नहीं ना, mv स्क्वायर बाय नहीं ना, ऐसा नहीं ना, एकदम नहीं। टोटल पावर स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल वर्क बाय टाइम, हाँ बाय 2, वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल पावर बोले तो टोटल वर्क बाय टाइम, तो वर्क हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम, तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर बाय टाइम t, ये m v स्क्वायर बाय 2t। नेक्स्ट box moved along a straight line by machine delivering constant power the distance moved by body in time t is proportional to ऑप्शन लिखना है इसका रूट टी, दूसरा ऑप्शन टी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन टी पे पावर 3/2, चौथा ऑप्शन टी पे पावर 3/4। फिर से ऑप्शन रिपीट कर देता हूं, रूट टी, टी स्क्वायर, टी पे पावर 3/2, टी पे पावर 3/4, टी पे पावर 3/2। हाँ है, देखो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम इंटू वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं 1/t तो है ही, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसको भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सब कांस्टेंट है, तो टी क्यूब प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। एस जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। एक्स बाई टी का ही तो पूछा है ना, डिस्टेंस मूव बाय बॉडी इन टाइम टी, मतलब वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है। नहीं, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन पूछा है।
डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक्स बाई टी का पूछा ना, ऐसा नहीं, s और t का पूछा, वेलोसिटी का नहीं पूछा। डिस्टेंस का पूछ रहा है, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है t टाइम में किसके। नेक्स्ट, machine gun fire n bullet per second machine gun fire n bullet per second each with kinetic energy k, each with kinetic energy k, then power of the machine gun is देन पावर ऑफ द मशीन गन इज, ऑप्शन लिखना है इसका, एन के स्क्वायर, दूसरा के बाय एन, तीसरा एन स्क्वायर के, चौथा एन के। पावर वर्क बाय टाइम ना, तो वर्क मतलब काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो एन टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड निकाल रहा है ये, तो एन के ही हुआ, ठीक है। एन बुलेट पर सेकेंड छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हो कि पर सेकेंड हुआ, एन टाइम्स ऑफ के वर्क कर रहा है, इसका मतलब वही पावर हो गया, एन के वर्क पर सेकेंड, तो पावर हो गया एन के। नेक्स्ट, पार्टिकल mass m moving in a circular track, radius r, such that centripetal acceleration is k square r t square, centripetal acceleration is k square r t square, ऐसा दिया हुआ गिवन है, जहां पे k कांस्टेंट है। Then power delivered to the particle by force on it, power delivered to the particle by force on it, निकाल पाएंगे कि नहीं? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मतलब ये v स्क्वायर बाय r है, तो यहाँ v आ जाएगा फिर, और फोर्स इंटू v हो जाएगा पावर, फोर्स मतलब मास इंटू यही एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल है। नहीं आएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r, तो यहाँ से v स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, तो v की वैल्यू k इंटू r इंटू टी। अब हमको पावर चाहिए, सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में यही फोर्स हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू v एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, m k स्क्वायर r t स्क्वायर इंटू k r t, m k क्यूब r स्क्वायर t क्यूब। पर यहाँ तो एक भी ऑप्शन नहीं है, k पे क्यूब है ही नहीं।
आंसर जो है एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी है, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। क्या गड़बड़ करे। सर्कल पाथ विथ कांस्टेंट रेडियस आर सच दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिंग टाइम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। उसको वी स्क्वायर बाय आर ही तो कहते हैं, तो आर जाके मल्टीप्लाई हुआ, वी आ गया। What is the power delivered to the particle by force acting on it? सेंट्रीपिटल तो वर्क करेगा ही नहीं, तो वो परपेंडिकुलर होगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेगी। हाँ बराबर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल, वेलोसिटी बदल रहा है, तो यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे dv by dt, तो ये हो जाएगा k इंटू आर। तो जो पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो हो रहा है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन k इंटू आर, और वेलोसिटी हो गया k आर टी, m k स्क्वायर आर स्क्वायर टी बराबर है। एक सवाल और, ये रिलेशन पे बेस्ड जितने भी सवाल आपको मिल सकते हैं वो सब मैंने ढूंढ के कर दिया, मतलब इसके अलावा वैरायटी आपको मिलेगा ही नहीं। अब ऐसा टाइप का एक सवाल रहता है कि एक बकेट है, इसमें हमने मान लो कि 20 kg वाटर रखे और इसमें छोटा सा होल है, इसे लेके चलेंगे 40 मीटर ऊपर, और जब ये यहाँ लेके पहुंचे तो पता चला कि बकेट में अब पानी जो है वो कम हो गया, सिर्फ 12 kg ही बचा है, तो वर्क डन पूछता है। देखे होंगे ना ऐसे सवाल, बस ये एक सवाल बनाओ तो। नीचे में 20 kg था, ऊपर पहुंचते पहुंचते 8 kg वाटर लीकेज हो गया, बच गया 12 kg। तो ऐसे केस में जो वर्क होता है वो m एवरेज इंटू जी इंटू एच ऐसा लिखते हैं। एवरेज कहने का मतलब ये हुआ कि देखो 12 का 12 तो पूरा पहुंचा ऊपर, बस 8 kg जो है पूरा नहीं पहुंच पाया था, 8 kg का एवरेज वैल्यू 4 ले लेंगे, नीचे 8 ऊपर 0, इसका मतलब वही 8 kg पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वो होगा ऐसा फॉर्म में। तो इसका जो एवरेज वैल्यू है वो ले लेंगे कितना, 4 kg, तो 12 प्लस 4 16 हो गया, इंटू जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 40 ऐसा। ये आप 16 ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 प्लस 12/2, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12 kg पूरा का पूरा ऊपर चला गया और 8 kg लीक हो गया, तो जितना वाटर लीक हो गया उसका आधा वैल्यू एवरेज ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब आधा वाटर पानी को हम ऊपर तक ले के जा पाए एवरेज रूप से, ऐसा माना जाएगा। तो दोनों तरीके से 20 प्लस 12/2, या फिर 12 ऊपर चला गया और 8 kg गायब हो गया, तो 8 kg का आधा 4 kg, 4 प्लस 12 16, ठीक है। तो चले फिर आज इतना ही, फिर कल करेंगे।